Hello students. So CBSE 10th standard students, I am going to explain you the next lesson of your political science textbook, and the name of the lesson is federalism. What is federalism? So students, federalism is a system of government in which the power is divided between the central government and the state governments, or you can say the various constituent units of the country, or you can say the regional government, or you can say the local governments. Okay, so federalism, it is a system of government in which power is divided. तो फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर डिवाइड रहती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है जैसे हमारी गवर्नमेंट है दिल्ली में, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट, अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, और दोनों ही चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों बोथ ऑफ देम आर आंसरेबल टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। दोनों ही गवर्नमेंट को जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने, जनता ने, दे हैव इलेक्टेड देम, उन्होंने उनको इलेक्ट किया है। अब फेडरेशन में क्या होता है, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहती है। वन इज अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश की एक गवर्नमेंट हो गई, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और कैसे चीज़ों में अपनी पावर रखेगी, कॉमन इंटरेस्ट, जो देश में हर व्यक्ति का इंटरेस्ट है उस पर वो नज़र रखती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एंटायर कंट्री के कौन कौन से ये आपके टॉपिक्स हैं, तो जैसे फॉरेन अफेयर्स, विदेशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकिंग क्या रहेगी, हमारी करेंसी क्या रहेगी, कम्युनिकेशन क्या रहेगा, ये सारे टॉपिक्स कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन से मैटर्स आ जाते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, ट्रेड बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, और इरिगेशन, सिंचाई कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स किसके अंडर में आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं। सो अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जैसे हमारी दिल्ली में सरकार है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया फॉरेन पॉलिसी कैसे बनेगी, करेंसी क्या होगी, और ये सारे मामले बैंकिंग के वो देखते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो किसको देखती हैं, दे लुक आफ्टर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। स्टेट में रोज का काम कैसे होगा, जैसे अभी फार्मिंग की कोई प्रॉब्लम आई, या इरिगेशन की आई, या पुलिस का, या बिजनेस का, तो ये सारे डे टू डे वर्क कौन देखता है, स्टेट। अपने सब लोग अपने अपने स्टेट में देखते हैं। आप देखते हैं ना, सब स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पावर्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड रहती हैं। ओके, कह रहा अब डिफरेंस है क्या, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, फेडरल में क्या होता है कि हमने अभी आपको बोला कि पावर शेयरिंग रहेगी दोनों के बीच में, जबकि यूनिटरी सिस्टम में क्या रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास करेगी, किसको, यूनियन टेरिटरी की लोकल गवर्नमेंट को। अगर वो नहीं सुनती है तो क्या होगा, उसको वो सीधे आंसरेबल रहेगी, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट। यानी यूनियन टेरिटरीज में किसका होल्ड रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ऑर्डर्स दे देती है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को। अगर वो नहीं सुनते हैं या नहीं कर पाते हैं तो फाइनल डिसीजन किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। और अभी क्या होता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास तो कर देगी ऑर्डर्स, यूनियन टेरिटरी में पास कर देगी, और वो उनको यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। पर अभी क्या है, फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, अभी हमने यूनिटरी का बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड रहता है, जबकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकती कि आपको ये करना है, ये करना है। जब मैटर्स डिवाइडेड है ना, जैसे स्कूल में स्कूल मॉनिटर है, उसकी अलग ड्यूटीज़ हैं, देन उसका सबऑर्डिनेट है उसके साथ में है, और उसके बाद फिर आपके हाउसेस के लीडर्स अलग हैं, तो सबके जॉब्स अलग अलग हैं। कोई किसी की फील्ड में इंटरफेरेंस नहीं करता है, ऑलरेडी उनको डिवाइड करके दे दी गई हैं। द सेम इज विद आवर गवर्नमेंट। तो जब डिवाइड हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू
दिस थिंग, ये ऐसा आपको करना पड़ेगा किसमें, फेडरल गवर्नमेंट में। तो स्टेट गवर्नमेंट को वो ऑर्डर नहीं दे सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर, उसके पास अपनी पावर है, एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ मामलों में वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अपने डिसीजंस उन टॉपिक्स पे या उन चीज़ों पे अपना ले सकते हैं। नाउ फेडरल सिस्टम के कितने दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव उनका गोल है, क्या एम है, क्या, तो सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो अपनी यूनिटी को बना के रखना अपने देश की, ठीक है, सेफगार्ड करना, और दूसरा क्या है, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। आपको पता है सब स्टेट्स में अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, ठीक है, और अलग सबका कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो जब देश आज़ाद हुआ तब हम लोगों ने ऐसे ही कोशिश करी कि एक टाइप की लैंग्वेज बोलने वाले एक स्टेट में ऐसे ही डिवाइड किया गवर्नमेंट ने कि एक टाइप की लैंग्वेज और ट्रेडिशन और कल्चर वाले लोग एक साथ रहें, तो जिससे कोई भी कंट्रोवर्सी होएगी नहीं। तो ये फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबसे पहले प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को बनाए रखना है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी उनका खाना पीना पहनना सब कुछ अलग है कल्चर, तो उनको भी एकोमोडेट करना ताकि वो भी आराम से रह सके अपने स्टेट में, ठीक है। पर एक आइडियल फेडरल सिस्टम क्या होता है, आइडियल मींस जो सबसे अच्छा फेडरल सिस्टम क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट भी रहना चाहिए, दोनों को, सेंट्रल को स्टेट के ऊपर, स्टेट को सेंट्रल, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट रहना चाहिए, एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक तो ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, और दूसरा उनका एग्रीमेंट होना चाहिए म्यूचुअली कि लिव टुगेदर, एक साथ रहें, ठीक है। अभी दो रूट्स हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। कैसा रूट फॉर्म किया गया है, जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर, अभी आपने नाम सुना है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका के ये स्टेट्स पहले यूनाइटेड नहीं थे, ठीक है, पहले तो ऐसे सब अपना अपना इंडिपेंडेंट रह रहे थे, पर एक टाइम पे उनको नीड लगी कि अगर हम यूनाइट हो जाते हैं तो हम एक पावरफुल नेशन बन जाएंगे, तो सारे स्टेट्स यूनाइट हो गए, स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो काफ़ी सारे स्टेट्स यूनाइट करके क्या बन गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहला रूट क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर, यानी अलग अलग स्टेट्स थे वो एक साथ आ गए और एक बिगर यूनिट बन गई, एक बड़ी यूनिट बन गई, तो इसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स सब एक साथ में आ गए, दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, बड़ा यूनिट बनाने के लिए, तो इसे हम कहेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसा कि यूएसए में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिल गए तो वो बन गए यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरा रूट क्या है, जब एक लार्ज कंट्री होती है तो बेटा उसको गवर्नेंस कितना मुश्किल काम होता है, एक एक सिटीजन्स तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो दूसरा रूट ये है, जब एक लार्ज कंट्री वो डिसाइड करती है कि हम पावर्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जो पावर्स मिले हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ये डिवाइड कर लेंगे या शेयर कर लेंगे, तो वो क्या हो जाता है, होल्डिंग टुगेदर, यानी कि हम एक भी हैं और हम अलग कैसे हैं, क्योंकि हमें पावर शेयरिंग हो गई, कुछ मैटर्स वो अपने देखेंगे और कुछ मैटर्स पर हम रहेंगे एक ही, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रखेंगे, एंड वी विल लिव टुगेदर। तो आपने दो रूट देखे, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर, तो क्या कहेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे इन यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और सेकेंड रूट में क्या होता है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर, अपनी पावर को डिवाइड करती है स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो इसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। और ऐसी फेडरेशन कहाँ पे है, इंडिया में है, स्पेन में है, एंड बेल्जियम में भी है, ठीक है। तो ये दो रूट्स हो गए आपके। तो इंडिया में क्या है, कौन सी फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, हम एक भी हैं, अलग अलग स्टेट्स भी हैं, अपने अपने पावर्स हैं, पर हम एक कंट्री भी हैं, ठीक है। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और
इंडिपेंडेंट होने के बाद, पार्टीशन के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स मतलब जब मोनार्की होती थी, राजा लोग आ गए, महाराजा जिन्हें कहते थे, नवाब कहा करता था, तो वो पार्ट बन गया उसका। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना, वो उन्होंने इंडिया को कैसे डिक्लेयर किया, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स भी हैं और मिलके यूनियन से काम भी करेंगे और पावर शेयरिंग भी करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली क्या करा, 2 टियर सिस्टम लगाया गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। और थर्ड टियर, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है ना, थर्ड टियर आपका ये बहुत बाद में ऐड किया गया, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत भी होने लगी। जैसे अभी हमने आपको बोला, मुंबई इतना बड़ा शहर है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़रूरत हो गई, लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी तो मुश्किल हो जाता है। तो तीसरा टियर बाद में आया बहुत, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट इसमें ऐड हो गई। और फिर गांव के लेवल पे आपने देखा ग्राम पंचायत रहती हैं, और छोटे टाउन्स रहते हैं, जो छोटे शहर रहते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी रहती है, और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे मुंबई में आप देख लेंगे, बेंगलोर में देख लेंगे, तो वहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। तो इसको जो है थर्ड टियर को कब ऐड किया गया, बहुत बाद में ऐड किया गया, और फिर उसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के कितना हो गए, 3 टियर्स हो गए। फर्स्ट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड अभी आपने देखा म्यूनिसिपैलिटी और आपके ग्राम पंचायत, और ये सब हो गए, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद आ जाओ कि 3 टाइप की लिस्ट जो हमने यहाँ मेंशन करी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिस्ट के हिसाब से अभी हमने आपको कैसे बताया, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नेशनल इंपॉर्टेंस के कि फॉरेन पॉलिसी जब बनेगी, ठीक है, या बैंकिंग का काम होगा, करेंसी का से रिलेटेड कुछ होगा, रिजर्व बैंक होगा, कम्युनिकेशन, तो ये सारे टॉपिक्स इसको कौन कवर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले उसको उस पे डिसीजंस लेगी इन मैटर्स पे। अब स्टेट लिस्ट सेकंड आती है। स्टेट लिस्ट में क्या इंक्लूड रहेगा, स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस रहेगी। स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस में मैंने बताया डे टू डे वर्किंग, जैसे ट्रेड है, बिजनेस है, इरिगेशन है, फार्मिंग है, पुलिस है, तो डे टू डे वो सारे अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। तो स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, दे कैन अलोन मेक डिसीजंस ऑन दीज एरियाज, इन मैटर्स पे वो अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। नाउ द थर्ड लिस्ट यू सी, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें कौन काम करेगा, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, 2 सब्जेक्ट्स जो कि कॉमन इंटरेस्ट किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उन टॉपिक्स पे दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। बोथ द गवर्नमेंट्स कैन मेक डिसीजन ऑन दीज मैटर्स, तो दोनों ही गवर्नमेंट उस पे मैटर्स पे डिसीजन ले सकती है, किसमें, कॉन्करेंट में। तो पहली लिस्ट हमने आपको बताई यूनियन लिस्ट में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उन मैटर्स पे डिसीजन लेगी। दूसरी कौन सी हो गई, स्टेट लिस्ट, उसमें स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेगी। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके, या जो दोनों के जो कॉमन इंटरेस्ट है उन एरियाज में वो लोग डिसीजंस दोनों भी ले सकते हैं, मिल के ले सकते हैं। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो क्या होगा, डिसीजन किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, है कि नहीं। अब घर में भी जब कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फाइनल डिसीजन किसका रहता है, बड़े का रहता है। तो यहाँ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वो डिसीजन मेकिंग में, तो किसका कहना माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो प्रिवेल करेगा। अब उसके बाद फोर्थ जो लिस्ट है वो बहुत बाद में आई, क्योंकि वो थे सब्जेक्ट्स कैसे, रेसिड्यूअरी। रेसिड्यू मीन्स बचे हुए सब्जेक्ट्स। देखिए एक टाइम था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ना कंप्यूटर्स थे, ना एआई था, ना सोशल मीडिया इतना था, तो ये सब मैटर्स रह गए, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसको कैसे रखेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी भी इतनी ये नहीं थी एडवांस, तो
क्या है कि ये सारे मैटर्स जो रह गए, तो नए सब्जेक्ट्स जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हो गया, ये कब आए? दे केम अप व्हेन द आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ये टॉपिक्स आए। तो क्या हुआ? अब नाउ यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब बचे हुए सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर का आ गया, आपका एआई का, या और जो सोशल मीडिया के, ये सब चीजें अब इनको कौन देखेगा? ये सब रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये नए आने वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन डिसीजंस लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने आपको 4 तरीके की लिस्ट बताई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलके डिसीजंस ले सकते हैं। द लास्ट इज रेसिडुअरी लिस्ट या रेसिडुअरी ये सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसीजंस लेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय ऐसे टॉपिक्स जो बच गए, जो अभी नए नए समय के साथ आ रहे हैं, टाइम के साथ, तो उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। अभी आपने देखा, अभी मैंने आपसे बात करी कि यूनियन टेरिटरीज, मैंने बोला कि फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। तो फेडरल में हमने क्या बोला? उसमें पावर्स शेयर रहती हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, देन टाउन्स पे जाती हैं, देन विलेजेस पे भी चली जाती है पावर, ऐसे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ स्टेट्स जो छोटे हैं, है ना, तो उनको स्टेट का कुछ प्लेसेस जो छोटी हैं उनको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके पास दे एंजॉय वेरी लिटिल पावर, उनके पास थोड़ी ही पावर होती है। जैसे आपने चंडीगढ़ का नाम सुना है, अभी 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हो गई कि नहीं? तो अभी चंडीगढ़ हो गई, लक्षद्वीप हो गई, ठीक है, ये सब आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि इनके पास बहुत थोड़े से पावर्स रहते हैं और उनके पास स्टेट वाले पावर्स नहीं रहते हैं कि वो आंसरेबल नहीं रहेंगे। दे आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको उनका कहना मानना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होते हैं इन स्टेट्स को चलाने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो ये दो चीजें, पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हैं, और दूसरा क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये रियल पिलर्स हैं किसके? फेडरलिज्म के, ठीक है। एंड इससे ही हमको सक्सेस मिलती है। तो दो पिलर्स कौन से हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, ये जो है रियल पिलर्स हैं फेडरलिज्म के। यानी कि और सब कौन से मेजर तरीके हैं? जैसे स्टेट्स को बांटा गया है, नंबर 1 आ जाता है उसमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो 1947 में, ठीक है, ओल्ड स्टेट्स थे जो जैसे जैसा उनकी बाउंड्रीज बनी थी चेंज कर दिया गया, ठीक है, जब पार्टीशन हुआ, देश आज़ाद हुआ। क्यों नए स्टेट्स क्यों बनाए गए? वो बाउंड्रीज को हमने क्यों नहीं फॉलो किया? ताकि इंश्योर कर सकें कि सेम लैंग्वेज के लोग जो हैं सेम स्टेट में रह सकें, सेम कल्चर के लोग एक साथ रह सकें, और उनके डिफरेंसेस उनको भी हम एकोमोडेट कर सकें। तो जियोग्राफी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से उनका डिवीजन स्टेट्स को फिर नई बाउंड्रीज मिल गई। तो वो क्या हो गए? लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। तो कहते हैं अर्लियर इंडिया, बहुत पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब एक ही होती थी। एक ही कैसे होती थी? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक पार्टी रूल कर रही है तो स्टेट में भी वही रूल कर रही होती थी, तो दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट अपने जो पावर्स हैं उनको जो दिए गए हैं उसको एक्सरसाइज उनको यूज कर ही नहीं पाई। फेडरल यूनिट्स वो उनको यूज कर ही नहीं पाई स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है उसी पार्टी की, और स्टेट में भी है, तो उन्होंने कभी भी उन पावर्स को यूज किया नहीं। बट 1990 के बाद से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आ गई। बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल, अब जैसे तमिलनाडु है वहाँ पे रीजनल पार्टी आ गई, राजस्थान की आ गई, बिहार की आ गई, सबकी अपनी अपनी रीजनल पार्टीज आ गई। और वो एरा था कोलिजन गवर्नमेंट का, ठीक है। कोलिजन मीन्स जब एक पार्टी का मेजॉरिटी ना रहे तो दूसरी पार्टी के साथ, लोकल पार्टीज के साथ मिलके वो जो है उनको, जब अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है तो क्या करते हैं, वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो जब लोकसभा में क्लियर उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो ये लोकल पार्टीज के साथ भी मिलके बना लेते हैं।
और अलग अलग रीजन में हमने आपको बताया कि अपनी रीजनल पार्टीज भी होती हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी को जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो बाकी पार्टीज के साथ मिलकर वो अलायंस या जिसके साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, इससे क्या हुआ, न्यू कल्चर आ गया पावर शेयरिंग का। पहले तो देखो बेटा रीजनल गवर्नमेंट तो थी ही नहीं, ठीक है, स्टेट वाइज जो सेंट्रल में रूल करती थी पार्टी वही स्टेट में, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं था, स्टेट्स में पावर को कभी एक्सरसाइज ही नहीं, यूज ही नहीं किया। पर बाद में क्या हुआ, 1990 के बाद मैंने बोला कोलिजन गवर्नमेंट आ गई, क्योंकि रीजनल पार्टीज हर स्टेट में आ गई। तो जब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो रीजनल पार्टी के साथ मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, नया कल्चर आ गया हमारे यहाँ पावर शेयरिंग का। और क्या हुआ, इससे ऑटोनॉमी, जो स्टेट की ऑटोनॉमी, वहाँ पे किसी खास लैंग्वेज के लोग हैं या कल्चर के लोग हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, उनको भी रिस्पेक्ट मिला स्टेट में, है कि नहीं। तो इस तरीके से, तो पहला मैंने क्या बताया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स आए, हाँ, और फेडरल उसमें, और दूसरा क्या आया, सेंटर स्टेट रिलेशंस, दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाने लग गए कोलिजन गवर्नमेंट। अब थर्ड क्या आता है, लैंग्वेज पॉलिसी। तो कह रहे लैंग्वेज पॉलिसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का जगह नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि सब लैंग्वेजेस एक्सेप्टेबल है, कोई एक लैंग्वेज नहीं दी गई है। तो कहते हैं लेकिन जब पावर ले लेते हैं हम, क्या, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और हम लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ पावर्स छोड़ी और हमने नीचे की यूनिट्स को दी, लोकल गवर्नमेंट। अब सिटी लेवल पे भी तो गवर्नमेंट चाहिए ना, वो इतनी दूर से थोड़ी स्टेट को पूरा संभाल लेगा एक जन। तो क्या होता है, नीचे लेवल पे गवर्नमेंट पावर शेयरिंग में, और नीचे आई लोकल गवर्नमेंट पे, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज, यानी कि सेंटर से थोड़ी पावर्स निकाल के स्टेट से फिर निकाल के नीचे लोकल गवर्नमेंट पे आ गया। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स देन गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर्स जब नीचे आ जाते हैं। और इसकी जरूरत पड़ी क्यों, नीड पड़ी क्यों, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन क्यों पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है और हर एक के पास पहुंचना आसान तो नहीं होता, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तब से क्या होता है कि पावर्स जो है अभी टाउन से बड़े सिटीज से फिर टाउन से विलेजेस तक आ गई। अब गांव में भी अपनी ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान रहते हैं, है कि नहीं, म्यूनिसिपैलिटीज हो जाती हैं टाउन्स में, एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं बड़े शहरों में, जैसे मुंबई और बेंगलोर वगैरह में, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट, कुछ देखो टाइम टू टाइम सर्कमस्टेंसेस बदलती हैं, प्रॉब्लम्स नई नई आती हैं, तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो क्या हुआ उस अमेंडमेंट में, 1992 में अमेंडमेंट हुआ, तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया, जब पावर कहाँ पे आ जाती है, पंचायत से म्यूनिसिपैलिटी के पास में, तो ये 1992 के बाद उसमें अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव क्यों है, क्योंकि नीचे लेवल पे भी जाके जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोकल लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से रूरल एरियाज़ में भी सेल्फ गवर्नमेंट आ गई, उसे हम क्या कहते हैं, पंचायत राज, क्या कहते हैं, पंचायत राज कहते हैं, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में आ गया थर्ड टियर आने से। नाउ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज, मैंने बोला टाउन्स में क्या बोला उसको मैंने, अर्बन एरियाज में, टाउन्स में मैंने बोला उसको म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, वो गवर्नमेंट का ही काम करती है, और म्यूनिसिपल, बड़े शहरों में मैंने बोला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एंड दे आर ऑल्सो इलेक्टेड बॉडीज। इलेक्टेड बॉडीज मीन्स कि वो उनको भी जनता चुनती है। तो अभी एक रिकैप थोड़ा सा करें, फेडरलिज्म है क्या, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके। देन उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू प्रमोट द यूनिटी एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ओके। नाउ अभी मैंने आपको 3 टाइप की लिस्ट बताई, एक तो बताया 3 टाइप की लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट, है ना, ये चारों मैंने आपको बताया। और इसके बाद हमने बताया हमारा कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन हमने क्या बोला, सब इंडिपेंडेंट स्टेट मिलके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे यूएसए में है। और हमारे यहाँ क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, जैसे कि इंडिया और स्पेन और बेल्जियम में है। तो ये लिस्ट के बारे में बता दिया मैंने। और ये बाकी चीज़ें होती कैसे हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हुआ, उसमें सब लोकल रीजनल पार्टीज़ भी, उनका भी रोल आ गया, उनको भी रिस्पेक्ट मिली। फिर लैंग्वेज पॉलिसी, हमारे यहाँ कोई एक लैंग्वेज है नहीं। और जब पावर्स सेंट्रल और स्टेट से ले ली जाती हैं थोड़ी और लोकल गवर्नमेंट को देते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और अभी हमने आपको म्यूनिसिपैलिटी भी बता दिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बताया कि वो बड़े सिटीज़ में रहते हैं एंड दे आर इलेक्टेड बॉडीज़। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, you can send your comments also, and please share this video with your friends and open your textbook and read the lesson. And you can always message me if you have any problem or if you want to make me a video on particular topic, then surely I will do it for you. Thank you, students.